New Oxford Modern English Book. Poem R. कैसुरियाना ट्री। ये कैसुरियाना ट्री जो है ये तोरू दत्त ने लिखा है। तोरू दत्त अपने बस ज़िंदगी के 21 ईयर्स तक की ज़िंदा रही और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी। ये जो कैसुरियाना ट्री है ये बहुत बड़ा ट्री, जैसे पीपल का ट्री होता है वैसे बहुत बड़ा ट्री है और वो काफ़ी स्ट्रेंथ है उस ट्री में। और ये जो पोएटिस है ये मोस्टली फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया इस साइड में ज़्यादा होता है। और ये जो कैसुरियाना ट्री है उसके बारे में पोएटिस अपने बचपन को पूरा डिस्क्राइब कर रही है। Like a huge python, winding round and round, the rugged trunk, intended deep with scars. Like a huge python, पहले तो इस लाइन का मतलब मीनिंग समझ लें कि एक ऐसे ट्री है बहुत बड़ा, उस ट्री के ऊपर ऐसे कोई बेल जो है ऐसे लटकी हुई है, पूरी तरीके से एक जो बेल है उसने ट्री को कवर किया हुआ है, उसने इस ट्री को ऐसे कवर किया हुआ है। तो जैसे ये एक बड़ा पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक बड़ा सा सांप, बड़ा सा अजगर आ गया है, उसी तरीके से एक ह्यूज यानी बहुत बड़ा, पाइथन यानी अजगर, वाइंडिंग यानी लपेटा हुआ, राउंड एंड राउंड जैसे ये मैंने बताया है उस तरीके से गोल गोल उस प्लांट को, उस ट्री को किसी सांप ने जैसे लपेट लिया है चारों तरफ से, उसी तरीके से एक बड़े ह्यूज पाइथन के जैसे एक क्रीपर, एक जो प्लांट जो होता है, जो क्रीपर प्लांट होते हैं वो उसके ऊपर चढ़ गया है, गोल गोल उसको लपेट लिया, उसको चारों तरफ घूम रहा है, लटका हुआ है राउंड एंड राउंड। किसके? द रग्ड ट्रंक। रग्ड यानी बहुत बड़ी मजबूत जो ट्रंक होती है उसके लिए हम बोलते हैं द रग्ड ट्रंक। ट्रंक यानी बहुत बड़ा सा तना। इंडेंटेड डीप विथ स्कार्स, और उसमें बहुत बड़ी दरारें जैसी है, वैसे बड़े बड़े स्कार्स हैं, जैसे पेड़ का तना जो होता है जिस पे बहुत सारी वो एक्चुअली डेड टिश्यू है, इसकी वजह से उसके ऊपर बहुत स्कार्स आ गए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे दरारें आई हुई है बड़े से तने पे, और उस रग्ड तने पे, उस रग्ड बड़ी स्टेम पे एक पाइथन के जैसे एक क्रीपर जो है वो लटक गया है। अप टू इट्स वेरी समिट नियर द स्टार्स। समिट यानी हाईएस्ट पॉइंट। ये जो प्लांट है वो उसके समिट तक के, ऊपर तक के है, जैसे कि ऐसे लग रहा है आसमान में देखो ट्री है वो तारों से मिला हुआ है। ट्री इतना बड़ा है कि वो तारों तक के गया हुआ है, और उस तारों तक के ये जो क्रीपर है, वो जो ट्री, जो प्लांट है, जो उसके ऊपर बेल जो है वो लगी हुई है। इन हुज एम्ब्रेसेस राउंड, एम्ब्रेसेस यानी उसको ढक लिया है, उसको गले लगा लिया है उस तने को जोर से। नो अदर ट्री कुड लिव, और किसी ट्री पे अगर इस तरीके से कोई क्रीपर आके अटक गया रहता, इतनी जोर से उसको लपेट लिया रहता अपने चारों तरफ, तो और कोई ट्री तो अब जिंदा नहीं रह पाता। पर ये जो ट्री है उसमें बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत ताकत है, इसीलिए ही वो जिंदा है अभी तक के, और उस क्रीपर को अपने ऊपर संभाले हुए है। बट गैलेंटली यानी ब्रेवली, गैलेंटली का मतलब होता है हिम्मत से, ब्रेवली द जायंट वियर द स्कार्फ। उस जायंट ने, जायंट ने बहुत बड़े राक्षस जैसे ट्री ने इसको एक स्कार्फ के जैसे अपने ऊपर लपेट लिया है। एंड फ्लावर्स आर हंग, उस पे जो फूल हैं वो लटके हुए हैं। इतने सारे फूल हैं इस कैसुरियाना ट्री पे, और उनका जो कलर है वो है क्रिम्सन, क्रीम कलर है। क्लस्टर यानी बहुत बड़े झुंड में बहुत ढेर सारे फ्लावर्स हैं। ऑल द बो, हर एक डाली पे, हर एक जो डाल है उस पे ये फूल हैं। वेयर ऑन ऑल डे आर गैदर्ड बर्ड्स एंड बी, और दिन भर इसके अलावा वो क्रीपर्स के तो उसके ऊपर है ही है, पर दिन भर सभी पक्षी और मधुमक्खियाँ, अलग अलग कीड़े जो हैं उनका एक रहने की जगह, उस पे झूलने की जगह, वहाँ पे रहने की जगह बन गया है वो ट्री। एंड ऑफ्ट एट नाइट, और रात में द गार्डन ओवरफ्लोज। ऐसा नहीं है कि रात में भी वो ट्री शांत है,
जब रात में अंधेरा पूरे गार्डन पे छा जाता है, विथ वन स्वीट सॉन्ग दैट्स क्लोज, एक बहुत सुंदर सा गाना गार्डन से सुनाई देता है जिसका भी कोई अंत महसूस नहीं होता, जैसे कि इस ट्री का कोई अंत महसूस नहीं होता। इस अंधेरी रात में ये ट्री जो है वो बहुत ही सुंदर गाना गाता रहता है, वाइल द मैन रिपोज, जब सब लोग सोए हुए रहते हैं। When first my casement is wide open, thrown at dawn, my eyes delighted on it rest. When first यानी सुबह को, सुबह के वक्त की बात की गई है। यहाँ पे जो डॉन वर्ड मतलब है यानी सुबह हो जाना। When first यानी जब हम सुबह को उठती हूँ मैं, तो केसमेंट, केसमेंट का मतलब होता है विंडो, अपने घर की मैं जब खिड़की इज वाइड ओपन, मैं पूरी खोल देती हूँ, तो सुबह के टाइम पे मैं क्या देखती हूँ, मेरी घर की खिड़की से वो कैसूरियाना ट्री जो है वही दिखाई देता है और मेरी आँखें उस ट्री को देख के डिलाइटेड यानी एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं और मेरी नज़रें उसी ट्री पे जाके ठहर जाती है। ऑन इट रेस्ट का मतलब होता है कि नज़रें उस चीज़, उसमें खो जाना और उसमें ठहर जाना। तो इस लाइन का फिर से मतलब बोल देते हैं। When first my casement is wide open, thrown at dawn, my eyes delighted on it rest. यानी जब सुबह को उठ के मैं अपनी खिड़की खोलती हूँ तो मेरी आँखें उस सुबह को उस बड़े से पेड़ पे जाके ठहर जाती हैं और मुझे इतनी खुशी होती है उस पेड़ को देख के कि मेरी आँखें खुशी के मारे उसी पे ठहरी हुई रहती है। Sometimes and most in winter, on its crest, a grey baboon sits statue like alone. और कभी कभी मुझे उस पेड़ पे, समटाइम्स यानी कभी कभी, उस पेड़ पे मुझे स्पेशली कौन सी सीज़न में, विंटर सीज़न में, ऑन इट्स क्रेस्ट, क्रेस्ट मतलब उसकी एक डाल पे जो किनारे की डाल होती है, जैसे बड़ा सा पेड़ है उस किनारे पे, क्रेस्ट पे यानी उसके कॉर्नर पे कभी मैं देखती हूँ कि एक ग्रे कलर का बबून यानी एक बंदर की, बंदर ही होता है जैसे हम बबून भी बोलते हैं, एक टाइप का बंदर, वो बंदर बैठा रहता है। वो ऐसे लगता है कि एज अफ उस पेड़ पे कोई स्टैचू लगा हुआ है, स्टैचू यानी कोई मूर्त लगी हुई है और वो अकेले बैठा रहता है। इस लाइन का मीनिंग फिर से सम अप कर देते हैं। समटाइम्स एंड मोस्ट इन द विंटर, कई बार विंटर के सीज़न में उस कैसूरिना ट्री की किनारे पे, झाड़ की डाल के किनारे पे एक ग्रे बबून बैठा रहता है जो कि एक स्टैचू जैसा प्रतीत होता है, स्टैचू जैसा दिखाई देता है। वॉचिंग द सनराइज, और वो वहाँ बैठ के क्या करता है, तो सुबह को सूरज को उगते हुए देखता है। वाइल ऑन लोअर बो, लेकिन नीचे की जो डालियाँ हैं, क्योंकि पेड़ तो बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा, लोअर बो यानी नीचे की जो डालियाँ हैं पेड़ की। His puny offspring leap about and play. His puny यानी उसके छोटे छोटे से जो बच्चे हैं, offspring यानी उस बबून के बच्चे, leap यानी जंप लगाते हैं, वहाँ पे जंप लगाते रहते हैं डालों पे, एक जगह से दूसरी डाल पे, और खेलते रहते हैं। एक बार फिर से इन दो लाइनों को सम अप करते हैं। वो जो ग्रे बबून डाल पे बैठा है वो सुबह के उगते हुए सूरज को देख रहा है और वो वहाँ बैठ के बड़ी शांति से बैठा है, क्योंकि जो उसके बच्चे हैं वो नीचे की, पेड़ बहुत ह्यूज है, बहुत बड़ा है, तो नीचे की डालियों पे उसके जो बच्चे हैं वो बड़े आराम से इधर से उधर जंप लगा रहे हैं और खेल रहे हैं। एंड फार एंड नियर कोकिलास हेल द डे, और दूर से, फार यानी दूर, नियर यानी पास से, कोकिलास यानी कोयल, हेल द डे यानी सुबह की वो मना रही है, खुश हो रही है उसको देख के, उसकी शुरुआत को, कोकिला की जो सुंदर और मधुर आवाज़ है जो दूर से पास से आ रही है, वो नए दिन का स्वागत कर रही है। हेल द डे यानी नए दिन का, नई सुबह का स्वागत कर रही है खुशी के मारे। एंड टू देयर पेस्चर्स वेंट आर स्लीपी काउस,
पेस्चर्स मतलब घास के मैदान, एंड वेंड आर स्लीपी काउज यानी जो गाय है वो धीरे धीरे चलती है, तो धीरे धीरे चलने वाली गाय के लिए बोला गया है स्लीपी काउ। जो सोती हुई या मदहोश सी आंखें में जिसकी नींद है, ऐसी गाय, बहुत सारी गाय जो है वो उस एरिया से क्रॉस हो रही हैं, धीरे धीरे जा रही है अपने पेस्चर्स की तरफ, अपने घास के मैदानों की तरफ। And in the shadow on the broad tank cast by that hoar tree, और जो बहुत बड़ा सा पेड़ है, सुबह में सूरज की रोशनी आई है तो सूरज की रोशनी के साथ क्या होता है, हमारी शैडो भी बनती है, हमारी परछाई भी बनती है। तो उस पेड़ की भी परछाई जो है, होर ट्री बहुत बड़ा ह्यूज सा ट्री है, उस ट्री की जो परछाई है वो पास में एक पानी का टैंक है, ब्रॉड सा टैंक है, उस पर गिर रही है। एंड इन द शेडो यानी शेडो में, परछाइयों में, ऑन द ब्रॉड टैंक, ब्रॉड यानी बहुत बड़ा, टैंक बहुत पानी का टैंक, कास्ट यानी जहाँ शेडो गिरती है, बाय दैट होर ट्री, सो ब्यूटिफुल एंड वास्ट, और ये भी इतना ब्यूटिफुल और वास्ट ये भी दिख रहा है। एंड उसी परछाई में हमको और एक चीज़ दिखाई दे रही है, द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो इन मिस्ट, वहाँ पे सफ़ेद कलर के वाटर लिलीज, फूल का नाम है वाटर लिलीज, पानी में उगने वाले, उस टैंक में उगने वाले, पानी में उगने वाले वाटर लिलीज जो हैं के होते हैं, वो ब्लूम कर रहे हैं, वो उग आए हैं और वो बहुत ही सुंदर दिख रहा है, एज इफ कि वहाँ पे पूरी तरफ बर्फ़ हर तरफ फैली हुई है, बर्फ़ बिखरी हुई है, ऐसा महसूस हो रहा है। बट नॉट बिकॉज ऑफ इट्स मैग्निफिकेंस, डियर इज़ द कैसूरियाना टू माई सोल। अब इसको आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं, पोएटिस बोलती हैं, मैग्निफिकेंस मतलब ह्यूज, बड़ा होना, स्ट्रॉन्ग होना। वो जो ट्री है उसके बारे में अभी तक के पोएटिस ने बोला है कि वो बहुत बड़ा है, उसके ऊपर ऐसे क्रीपर घुमा हुआ है, उस पर सर्कल किया हुआ है क्रीपर प्लांट, कि और कोई ट्री होता तो शायद वो मर जाता। यानी वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि एक क्रीपर को भी अपने ऊपर हैंडल कर रहा है। हमने देखा उस पर बबून है, उसकी परछाई बहुत बड़ी है, कहने का मतलब उसका बहुत स्ट्रॉन्गनेस होने की वजह से ही कैसूरियाना ट्री पोएटिस को पसंद है, ऐसी बात नहीं है। वो बोल रही हैं कि उसके मैग्निफिकेंस की वजह से ही मुझे ये ट्री डियर यानी प्यारा नहीं है, टू माई सोल यानी मुझे बहुत होना, मेरी आत्मा को तृप्त कर देने वाला, सोल यानी मुझे पसंद है, वो उसकी वजह उसका मैग्निफिकेंस ही नहीं है सिर्फ। Beneath it we have played through years में रोल, beneath it यानी उस ट्री के नीचे, we have played यानी हम बहुत खेले हैं, though the years में रोल, और इस बात को कई साल बीत चुके हैं। ओ स्वीट कंपेनियंस, ओ स्वीट कंपेनियंस यानी जिनके साथ मैं खेली हूँ, मेरे भाई बहन, फ्रेंड्स, लव्ड विथ लव इंटेंस, बहुत ज़्यादा जिन्हें मैं प्यार करती हूँ, पसंद करती हूँ। Beneath it we have played through years में रोल, ओ स्वीट कंपेनियन loved with love intense। इस ट्री के नीचे मैं अपने बचपन में या अपने कई सालों पहले अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों के साथ कई देर खेली हूँ, कई साल पहले, और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, उन्हें मैं बहुत याद करती हूँ। फॉर योर सेक शैल द ट्री बी एवर डियर, आप उन बातों को याद करते ही मुझे ये ट्री बहुत प्यारा है। बचपन में हम जिस जगह खेलते हैं, जिस ट्री के नीचे खेलते हैं, और जो बातें होती है वो हमें बहुत पसंद आती है, उसी तरीके से पोएटिस को भी ये ट्री बहुत डियर है, बहुत प्यारा है, क्योंकि उन्होंने अपना बचपन के कई प्रेशियस दोस्तों के साथ अपने प्रेशियस मोमेंट्स वहाँ पे बिताए हैं। ब्लेंड विथ योर इमेजेस इट शेल अराइज इन मेमोरी till the hot tears blind mine eyes। और जैसे ही पोएटिस उस ट्री को देखती है, ब्लेंड विथ योर इमेजेस यानी जो उसके भाई बहन और उनकी इमेजेस, उनकी याद उसे आती है इस ट्री के साथ, इस ट्री के साथ अपने दोस्तों की, भाई बहनों की है, और उसकी मेमोरी
इतना वो याद करती है, इतना इंटेंसली उन्हें याद करती है, इतना ज़्यादा उन्हें याद करती है कि उसके आँखों में आंसू भर आते हैं। और वह आंसू इस कदर भर आते हैं कि पूरी आँखों से जब पूरी आँख में आंसू भरे रहते हैं तो जैसे कुछ नहीं दिखाई देता, तो उतने प्यार भरे आंसू मेरी आँखों में भर आते हैं और मैं कुछ देख नहीं सकती तब तक के मैं याद करती हूँ, जब तक कि मेरी आंखें ब्लाइंड नहीं हो जाती, यानी मुझे दिखाई नहीं देता, मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं। What is that dug like murmur that I hear? ये कौन सी आवाज़ है, कैसी मरमर यानी फुसफुसाहट, जो हम एक दूसरे के कान में धीरे धीरे बात करते हैं उसे फुसफुसाहट बोलते हैं। डग लाइक यानी दुखी सी फुसफुसाहट की आवाज़ में ये क्या सुन रही हूँ। लाइक द सी ब्रेकिंग ऑन अ शिंगल बीच, ये कैसी एक डरावनी सी आवाज़ बीच पे सुनाई दे रही है, कैसे मरमर सुनाई दे रही है, ऐसी जैसे कि जब सी एकदम ब्रेक होता है या सी बहुत ज़ोर से चलता है और जाके पत्थरों से और चट्टानों से टकराता है। शिंगल बीच यानी जहाँ पे रॉक्स हैं, बहुत सारे पत्थर हैं, ऐसे समुद्र के किनारे पे जैसे लहरें आके टकराती है, उस तरीके से ये आवाज़ आ रही है, ये मरमर, ये फुसफुसाहट सुनाई दे रही है। इट्स अब पोएटेस अपनी तरफ से बताती हैं ये और कुछ नहीं है, ये है ट्री की लेमेंट, ये है इस पेड़ की दुख भरा रोना, दुखी होना उसका। एंड इर स्पीच, इतना रोना उसका दुखी है, इतना है कि महसूस हो रहा है उसमें और डर सा भी लग रहा है। इर मतलब फ्राइटेंड होना, दुखी भी होना और डरना भी। दैट हैप्पली टू द अननोन लैंड में रीच, और उसकी ये दुख भरी आवाज़ जो है, हैप्पली मीन्स शायद, किसी अननोन लैंड यानी उस दुनिया तक भी जाएगी जहाँ तक ये मेरे फ्रेंड्स जा चुके हैं। जो पोएटिस है उसके कुछ दोस्त जो हैं वो उस दुनिया से जा चुके हैं। तो तोरू दत्त जी कहती हैं कि ये उसकी रोने की, और ये जो मैं याद कर रही हूँ तो उसके जो रोने की, जो ट्री भी जो हमको याद कर रहा है, उसका ये जो डरावना रोना और दुख है, शायद वो उस अननोन लैंड तक चला जाएगा, उन तक भी ये पहुँच जाएगा। अननोन येट वेल नोन टू द आई ऑफ फेथ, वो जो दुनिया है जिधर आवाज़ गई है ये, वो अननोन है, उसे कोई नहीं जानता। येट लेकिन तो भी, वेल नोन तो भी बहुत अच्छे से हम जानते हैं। और कौन जानता है उसे, उस दुनिया को जो दुनिया दूर है जहाँ पे आखिर में सबको जाना है, उस दुनिया को कोई जानता तो नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर हर कोई पहचानता है अगर उनकी आँखों में विश्वास है। टू द आई ऑफ फेथ, विश्वास भरी आँखों से उस दुनिया को जाना जा सकता है, या उस दुनिया को लोग जानते हैं जिनको उस दुनिया पे विश्वास है। कौन सी दुनिया, जो इस दुनिया में रह के सबको जहाँ से जाना है बहुत दूर। आई हैव हर्ड दैट वेल फार फार अवे इन डिस्टेंट लैंड्स। यानी वो एक आह भर के बोलती हैं पोएटिस, मैंने वो आवाज़, मैंने वो रोने की, वो तकलीफ़ों की आवाज़ों को सुना है जो कि बहुत दूर दूर से आती है, किसी बहुत डिस्टेंट लैंड, जो लैंड हम जानते नहीं हैं, जो दुनिया हम जानते नहीं हैं, ऐसी दुनिया से वो जो आवाज़ें आती है वो मैंने सुनी है। बाय मैनी अ शेल्टर्ड बे, मैंने बहुत बार सुनी है। कहाँ, एक समुद्र के किनारे पे, एक समुद्र की लहरों के साथ मैंने वो आवाज़ें सुनी हैं जो कि आके पत्थरों से लहरें टकराती है। When slumbered in his cave the water wreath, when slumbered in his cave यानी जब समुद्र के किनारे जो ऐसे छोटी छोटी गुफाएं बनी हैं, जब हम वहाँ जाते हैं तो वहाँ आके वेव्स, ये लहरें धीरे से आती हैं और समुद्र के किनारे को हल्के से किस करके जाती हैं, टकरा के जाती हैं। तब मैंने इन आवाज़ों को, वाटर ब्रेथ का मतलब होता है समुद्र की स्पिरिट, समुद्र की आत्मा। यानी जब मैं उस केव के पास आती हूँ जो समुद्र के पास है, तो समुद्र की आत्मा से
जो दिल से इन वेव्स के साथ वो जो आवाज़ लाती है, वो जो वेव्स जेंटली आके धीरे से आके समुद्र के किनारे को किस करके जाते हैं, तब मैंने वो आवाज़ें सुनी हैं जो बहुत दूर से अपनों की रोने की कराहने की हमें सुनाई देती है। और फ्रांस और इटली, बीनीथ द मून, ये मैंने कहाँ सुना है? फ्रांस के समुद्र के किनारे पे, इटली के समुद्र के किनारे पे, रात में जब आसमान में चांद चमकता रहता है। When earth lay tranced in a dreamless swoon, जब जो अर्थ है, ये जो ज़मीन है, ये जो दुनिया है, अर्थ यानी हमारा पूरा ग्लोब, हमारी जो पूरी वर्ल्ड है, वो सोया रहता है, ट्रेंस्ड रहता है, कोई सपना नहीं देखता और एक हल्की सी नींद में सोई हुई रहती है ये अर्थ। और उसी टाइम पे कोई एक म्यूज़िक से सुनाई देती है मुझे। यहाँ पे सून का मतलब है डीप स्लीप, जब गहरी नींद में ज़मीन सोई रहती है, बिना, जब गहरी नींद में कोई सपना भी नहीं आता, तो बिना किसी सपने के ऐसे आगोश में, नींद के आगोश में खोई हुई जब अर्थ रहती है, नींद में पूरी तरीके से सोई हुई ये अर्थ रहती है, उसी टाइम पे मुझे ये म्यूज़िक सुनाई देता है। बिफोर माइन इनर विजन रोज टू फॉर्म सब्लाइम, इसके पहले कि मेरी अंतरात्मा उसकी आवाज़ को कोई रूप दे सके, तो वो रूप जो है वो एकदम धुंधला सा पड़ जाता है, सबलाइम हो जाना, यानी एकदम समझ में नहीं आता वो क्या है। वो म्यूज़िक में, उसमें जो एक आवाज़ में जो मुझे रूप दिखाई देता है, वो भी सबलाइम हो जाता है, मुझे धुंधला पड़ जाता है। दे फॉर्म, दाई फॉर्म, मैं जानती हूँ वो तुम्हारा फॉर्म है, दाई यानी योर्स, फॉर्म, ओ ट्री, वो तुम हो ट्री, एज इन माई हैप्पी प्राइम, मेरे हमेशा जो खुशियों के वक्त में मेरे साथ थे वो तुम ही ट्री हो। आई सॉ दी, मैंने तुम्हें देखा है, इन माई ओन लव्ड नेटिव क्लाइमेट, मैंने तुम्हें अपने उस प्यारे मौसम में, उस क्लाइमेट में जिसमें मैं रहती हूँ, उसमें मैंने तुम्हें देखा है। मैं जानती हूँ वो जिसका रूप है, जो मुझे दिखाई देता है पर मैं समझ नहीं पाती वो क्या है, वो ट्री वो तुम ही हो। मैं जब इंडिया भी चले जाती हूँ, मैं अपने देश भी चले जाऊँगी, तो उस नेटिव क्लाइमेट में भले तुम ना हो, क्योंकि ये प्लांट इंडिया में नहीं होता, ये ट्री इंडिया में नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें उस क्लाइमेट में भी महसूस करती हूँ कि वो और कोई नहीं, वो ट्री ही है, कैसूरियाना ट्री ही है। Therefore I fain would consecrate a lay, therefore I fain, इसीलिए मैं खुश होके, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम्हारे जरिए ही मैं अपनों को याद कर पा रही हूँ। would consecrate यानी मैं अर्पित करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ, तुम्हारे लिए ये पोएम जो है, ये लिरिक्स जो है, वो तुम्हारे ऑनर में तुमको अर्पित करती हूँ, तुमको देती हूँ मैं। ट्री बिलव्ड ऑफ दोस, ये जो ट्री है वो उन सब का प्यारा था। हु नाउ इन ब्लेस्ड स्लीप फॉर ए रिपोज, जो अभी इस दुनिया में नहीं है, जो एक गहरी नींद में सो चुके हैं, जिन्हें एक कभी न उठ जगने वाली नींद आ चुकी है। ए रिपोज यानी हमेशा वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। यानी ये जो पोएम है, इन 3 लाइन को मैं फिर से सम अप करती हूँ। पोएटिस कहती है, मैं ये जो पोएम है, ये जो लिरिक्स हैं, वो सब तुमको समर्पित करती हूँ, तुम्हारे ऑनर में, तुम्हारे प्राइड में, क्योंकि ओ ट्री, एक ऐश्वर्याना ट्री, तुम उन सब के बिलव्ड थे जो आज इस दुनिया में नहीं हैं और गहरी और अच्छी नींद में हमेशा हमेशा के लिए सोए हुए हैं। डियरर देन लाइफ टू मी अलास वर दे, और वो जो लोग इस दुनिया में सोए हुए हैं वो लोग भी मुझे पसंद थे, पर तुम भी मेरे लिए अपनी ज़िंदगी से भी कहीं प्यारे हो। वो लोग भी मुझे अपनी ज़िंदगी से, वो मुझे डियरर थे, मेरी लाइफ में वो सबसे प्यारे थे। मेस्ट दो बी नंबर्ड व्हेन माई डेज आर डन, शायद मेरे भी ज़िंदगी के दिन कुछ नंबरों में ही बचे हैं, या कुछ नंबर
मेरी ज़िंदगी के बचे हुए, जब मेरे दिन भी ख़त्म हो जाएंगे, माई डेज आर डन, मेज दो यानी शायद तो मेरे भी नंबर्ड यानी ज़िंदगी के बचे हुए दिन, जो एक दिन जैसे बीतता है तो ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाती है, तो मेरे भी दिन का मेरी भी ज़िंदगी का जब नंबर ख़त्म हो जाएगा, when my days are done यानी मेरे दिन ज़िंदगी के ख़त्म हो जाएंगे। विथ डेथलेस ट्री, लेकिन ट्री तुम हमेशा डेथलेस रहोगे, तुम्हारे को डेथ नहीं आएगी। ये पॉसिबल नहीं है। इस जो मियरली ये जो दुनिया है उसमें सारे प्लांट, सारे लिविंग बींग्स ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हमारी पोएटिस या जो हमारी पोइट्री की दुनिया होती है जिसमें हम सबको अमर कर सकते हैं, कैसे? पोएम्स के थ्रू। जैसे कैसूरियाना ट्री को भले हम आज नहीं देख रहे हैं, इंडिया में नहीं है वो, पर हम उसके बारे में बोल रहे हैं और वो हमारी नज़रों में हमेशा ज़िंदा रहेगा जब तक कि ये पोएम भी जिंदा। तो इस तरीके से इस पोएटस ने इस ट्री को अमर कर दिया है। लाइक दोज इन बोरोडेल, जो बोरोडेल है ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई एक पोएम है जिसको उन्होंने अमर कर दिया था। उसी तरीके से ये जो ट्री है उसको भी अमर कर दिया गया है। अंडर हुज ए फुल ब्रांचेस लिंगर्ड पेल, उसकी जो ब्रांचेस है, उसकी जो ट्री की ब्रांचेस है उसके नीचे कुछ चीज़ें कमज़ोर हैं, जैसे डर, फियर, ट्रैम्बलिंग होप्स, लड़खड़ाती हुई होप, एंड डेथ द स्केलेटन, जो डेथ का एक स्केलेटन है, एंड द टाइम द शेडो, जो टाइम जो है वो उसकी शेडो है। यानी यहाँ पे जिन चीज़ों को पोएटिस ने डिस्क्राइब किया है कि डर किसका? इस दुनिया से जाने का, इस दुनिया में रहने का, सब चीज़ों का, होप कुछ पाने की, डेथ जो है वो एक स्केलेटन के समान है जो आनी ही है, और टाइम एक शेडो के समान है जो कि हमारे ही है। एंड दो वीक द वर्स, कई चीज़ें जो है वो काफ़ी कमज़ोर हैं। दैट वुड दाई ब्यूटी फेन ओ फेन रियर्स, कि ये ब्यूटी, ये ट्री की ब्यूटी जो है वो पोएटिस बोल रही हैं कि मैं उस हद तक के, जिस हद तक के मुझे डिस्क्राइब करनी चाहिए, शायद मेरे वो वर्ड्स उस हद तक के उस पोएम को डिस्क्राइब करने के काबिल नहीं हैं। माई लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स, लेकिन जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए, जो तुम्हें बचाएगा हमेशा हमेशा के लिए उस कर्स, उस तकलीफ़ से कि जिसमें सब लोग अपने को भूल जाते हैं। तो ओ ट्री, मैं तुम्हारे को ये कुछ लिरिक्स दे के जा रही हूँ जिसकी वजह से ये दुनिया तुमको हमेशा याद रखेगी और तुम हमेशा अमर रहोगे, क्योंकि तुमने भी मुझे वही हैप्पीनेस दी है जो मैं हमेशा मरते दम तक के याद रखूँगी। इसमें ये जो लाइनें हैं वो ये बताती हैं दैट इज़ नथिंग बट इस दुनिया में हमारी लाइफ है जिसमें डर, होप, डेथ और टाइम, जो वक्त जो है वो हमारे हाथ से फिसलता जाता है, ये सब कुछ यहाँ है। कुछ लोग चले जाते हैं जिसे हम हमेशा याद रखते हैं, और आगे हमको भी उसी दुनिया में जाना है, और अपने कर्मों को और अपनी चीज़ों से ही हम लोगों में जाने जाएंगे। जैसे कि ट्री सभी का भला करते हुए हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया।